नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। कहानी का नाम है अधूरा साथी, एक डरावनी दोस्ती। ये कहानी राहुल नाम के एक लड़के की है जो हॉस्टल में रहता है और कह सकते हैं कि अकेलेपन और कुछ परेशान करने वाले अनुभवों से गुजर रहा है। बिल्कुल। और आज की चर्चा का आधार इसी कहानी के हिस्से हैं। हमारा मकसद है कहानी के जो मुख्य पहलू हैं उन्हें समझना। जैसे राहुल का अकेलापन, उसे कैसे धमकाया जाता था, मतलब बुली किया जाता था। फिर एक अलौकिक साये का आना, और उसके बाद राहुल में जो बदलाव आते हैं, मनोवैज्ञानिक बदलाव। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अधूरा साथी का क्या मतलब है, कैसे एक डरावना साया उसका साथी बन गया। सही। कहानी शुरू होती है राहुल से, एक साधारण सा लड़का, अंतर्मुखी टाइप का, शहर से दूर एक हॉस्टल में। वो चाहता तो है दोस्त बनाना, पार्टी करना। कहानी में लिखा है कि वो अक्सर कल्पनाओं में खोया रहता है इन सब चीजों की। हाँ, ये कल्पना और असलियत का जो फर्क है ना, वो बहुत जरूरी है यहाँ। क्योंकि उसकी असलियत क्या है? कमरा, अकेलापन और मोबाइल। हाँ, मोबाइल, बस यही। और ये सिर्फ बाहरी अकेलापन नहीं है, ये उसके मन पर भी असर कर रहा है। बिल्कुल। कहानी बताती है कि जब भी वो कोशिश करता है ग्रुप में शामिल होने की, तो उसे बुली किया जाता है। हाँ, धमकाया जाता है। और सोचिए, इस सब का उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर कितना असर पड़ता होगा। बिल्कुल। वो और ज्यादा कट जाता होगा सबसे। और शायद यही अकेलापन, ये रिजेक्शन जो वो महसूस कर रहा है, यही उसे आगे होने वाली घटनाओं के लिए ज्यादा, क्या कह सकते हैं, वल्नरेबल बना देता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। वो एक ऐसी हालत में है जहां शायद वो किसी भी तरह के साथ के लिए तैयार है, कोई भी कनेक्शन, चाहे वो कितना ही अजीब हो या डरावना। और ये वल्नरेबिलिटी उस रात सामने आती है जब हॉस्टल के ज्यादातर लड़के बाहर हैं, राहुल कमरा में अकेला है। और यहीं से कहानी में वो सुपरनैचुरल मोड़ आता है। हाँ, कहानी में बताया गया है कि खिड़की से ठंडी हवा आती है। और सिर्फ हवा नहीं, एक फुसफुसाहट। तुम अकेले हो, लेकिन अब कभी अकेले नहीं रहोगे। ये लाइनें तो सीधे उसके दिल की बात कह रही हैं ना। मतलब उसकी जो सबसे बड़ी जरूरत है, अकेला ना होना, उसका वादा किया जा रहा है। हाँ, और ये वादा कौन कर रहा है, ये भी मायने रखता है। फिर वो साया दिखता है। कैसा दिखता है वो साया? कहानी में क्या बताया है? बताया है कि एक बूढ़ा सा आदमी, सफेद कपड़ों में, झुका हुआ, आंखें गहरी और अंधेरी, और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। सुनने में ही डरावना लगता है। जाहिर है, राहुल डर जाता है, कांपने लगता है, पीछे हटता है। ये तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन फिर जो होता है, वो कहानी को सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रहने देता। वो साया सिर्फ डराता नहीं है, वो राहुल के अंदर समा जाता है। हाँ, ये जो विलय है, ये फ्यूजन, ये बहुत अजीब है। मतलब अब खतरा बाहर नहीं, अंदर है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सिर्फ कब्जा है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, या कुछ और? ये बहुत अच्छा सवाल है। ऊपर से देखें तो ये क्लासिक पोजीशन जैसा ही लगता है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा मनोवैज्ञानिक एंगल से देखें, तो क्या ये साया राहुल का अपना दबा हुआ गुस्सा हो सकता है, या उसकी हताशा, या ताकत पाने की इच्छा, जो इतने टाइम से बुली होने और अकेले रहने की वजह से अंदर ही अंदर बन रही थी। अच्छा, जैसे कोई छिपा हुआ हिस्सा। हाँ, बिल्कुल। जैसे कार्ल युंग ने शैडो सेल्फ की बात की है, हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा जिसे हम दबाते हैं, जो अंधेरा है, लेकिन मुश्किल हालात में वो बाहर आ सकता है। तो मतलब ये साया बाहर से आया या अंदर से उभरा, ये कहना मुश्किल है, या शायद दोनों का मिला जुला असर। हो सकता है। और इसका असर तो फौरन दिखने लगता है। अगले ही दिन से राहुल बदल जाता है। हाँ, उसके व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव आता है, खासकर उन लड़कों के लिए जो उसे चिढ़ाते थे। कहानी में लिखा है कि वो उनके सामने खड़ा होता है और उसकी आंखों में जैसे खून उतर आता है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये कुछ और ज्यादा गहरा लगता है। और नतीजा, वो लड़के डर जाते हैं, चुप हो जाते हैं। हाँ, जो उसे कमजोर समझते थे, अब वो उसे परेशान करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ एक अजीब सी सिचुएशन है। राहुल को ताकत मिल रही है, पर उसका सोर्स बहुत ही डरावना है। क्या ये सच में सुरक्षा है, या ये किसी और तरह का कंट्रोल है? ये एक मुश्किल सवाल है। अगर राहुल के नजरिए से देखें तो शायद उसे पहली बार पावरफुल महसूस हो रहा है, कंट्रोल महसूस हो रहा है। कहानी कहती है कि वो खुश था, पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी रक्षा कर रहा है। और यही खुशी अपने आप में एक वार्निंग साइन है। जब किसी को अपनेपन की इतनी कमी हो, तो वो कहीं से भी मिलने वाली ताकत को अच्छा मान सकता है, चाहे वो कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो। ये दिखाता है कि वो कितना अकेला और हताश था। और ये सिर्फ उसकी फीलिंग नहीं है, वो साया भी जैसे उसे यकीन दिला रहा है। कहानी में जिक्र है कि फुसफुसाहट सुनाई देती है। हाँ,
तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये रिश्ता बहुत कॉम्प्लेक्स है, डर भी है और सुरक्षा का एहसास भी। क्या साया सच में उसका भला चाहता है या वो बस अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है? ये कहना मुश्किल है कि साये का मकसद क्या है। कहानी तो राहुल के अनुभव पर फोकस करती है, उसके लिए वो रक्षक है। लेकिन हॉस्टल में तो अफवाहें फैलने लगती हैं पुराने साये की। हाँ, मतलब बाहर की दुनिया, समाज उसे खतरे की तरह देख रहा है, जबकि राहुल उसे अपनी जरूरत मान रहा है। और ये बदलाव सिर्फ हॉस्टल तक ही नहीं रहता। जब वो छुट्टियों में घर जाता है तो परिवार वाले भी नोटिस करते हैं। उसकी हंसी, जो अब ठंडी और खौफनाक लगती है। बिल्कुल, और सिर्फ हंसी नहीं, वो नींद में बातें करता है, कभी कभी दीवार की तरफ मुंह करके। जाहिर है परिवार के लिए सब बहुत डरावना है, चिंताजनक है। वो अपने बेटे को पहचान नहीं पा रहे हैं। और इसी डर की वजह से वो एक ओझा को बुलाते हैं। हाँ, ये एक तरह का सांस्कृतिक रिएक्शन भी है। जब मॉडर्न तरीके समझ नहीं आते या लगता है कि मामला किसी ऊपरी शक्ति का है, तो लोग अक्सर पारंपरिक उपाय करते हैं। फिर वो रात आती है जब झाड़ फूंक होती है, ओझा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। और राहुल की प्रतिक्रिया वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, वो चिल्लाने लगता है। और आवाज, कहानी कहती है कि आवाज बदलती है, कभी बूढ़े आदमी जैसी भारी, कभी बच्चे जैसी पतली। हाँ, ये पोजेशन वाली बात को और पक्का करता है। लेकिन क्या ये सिर्फ बाहरी शक्ति है या ये राहुल के अंदर का संघर्ष भी है, उसकी अपनी पहचान और ये नई पहचान के बीच का झगड़ा? और इसी बीच राहुल की वो गुहार, जो शायद कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। वो ओझा से चिल्लाकर कहता है, मुझे मत निकालो, ये मेरा साथी है, ये मेरा दोस्त है। ये लाइनें ये बहुत कुछ कहती हैं। ये सिर्फ डर नहीं है, वो उस चीज को बचाने की कोशिश कर रहा है जिसे वो अपना मान चुका है। सोचिए, जिस साये से सब डर रहे हैं, जिसे एक बुरी आत्मा समझकर निकाला जा रहा है, राहुल उससे अपना दोस्त, अपना साथी कह रहा है। उसका अकेलापन किस हद तक पहुंच गया होगा। ये दिखाता है कि वो साथ उसके लिए कितना जरूरी हो गया था, चाहे वो किसी भी रूप में हो। शायद वो उस ताकत को, उस सुरक्षा को खोना नहीं चाहता था। क्या वो साये को बचा रहा है या अपने उस हिस्से को जो उसे मजबूत महसूस कराता है? ये भी एक सवाल है। खैर, ओझा की पूजा कामयाब होती दिखती है। साया चीखते हुए जैसे निकल जाता है। सबको लगता है चलो बुरा साया चला गया, राहुल अब ठीक हो गया। लेकिन कहानी का अंत वो उस ठीक होने पे सवाल उठा देता है। हाँ, कुछ दिन बीतते हैं, सब नॉर्मल लगता है। फिर एक सीन आता है, राहुल आईने के सामने खड़ा है। आईना, जो अक्सर पहचान का प्रतीक होता है। वो एक गहरी सांस लेता है और फिर उसके चेहरे पर वही ठंडी डरावनी मुस्कान। और फिर वो फुसफुसाता है, शायद खुद से या आईने में दिख रही परछाई से। मैंने कहा था ना, हम हमेशा साथ रहेंगे। ये फुसफुसाहट तो ओझा की सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। मतलब साया गया ही नहीं था। या गया था तो वापस आ गया, या शायद कभी गया ही नहीं था, बस शांत हो गया था। और कहानी खत्म होती है इस इमेज के साथ कि आईने में जो परछाई मुस्कुरा रही है, उसकी आंखें राहुल की नहीं है। ये बहुत पावरफुल इमेज है। ये क्या दिखाती है कि राहुल अब पूरी तरह साये के कंट्रोल में है, उसकी अपनी पहचान खत्म। ये कहानी के टाइटल अधूरा साथी को भी एक नया मतलब देता है ना? शायद वो साया राहुल के अधूरेपन को भरने आया था, लेकिन इस चक्कर में उसने राहुल को ही बदल दिया या उसका हिस्सा बन गया। तो कहानी का निष्कर्ष यही है कि वो साया अब सिर्फ भूत नहीं, वो राहुल का साथी, दोस्त और हमेशा का हिस्सा है। झाड़ फूंक ने उसे हटाया नहीं, बल्कि शायद उसे राहुल के अंदर और गहराई से मिला दिया। तो हमने देखा कि कैसे राहुल का अकेलापन, समाज से कटाव और बुली होने का अनुभव उसे एक ऐसी जगह ले आता है जहां एक डरावना साया उसे राहत देने वाला लगने लगता है। हाँ, वो साया शुरू में तो एक प्रोटेक्टर जैसा लगता है, उसे परेशान करने वालों से बचाता है। लेकिन कहानी का अंत हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है। क्या वो साया वाकई चला गया था, या वो राहुल की सोच का, उसके व्यक्तित्व का एक परमानेंट हिस्सा बन गया है जिसे अब अलग करना नामुमकिन है? ये कहानी सोचने पे मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी है, या ये अकेलेपन के डर, दोस्ती की जरूरत और शायद हमारे अपने अंदर के अंधेरे पर भी कुछ कहती है? वो साया बाहरी शक्ति थी या राहुल के अपने दबे हुए गुस्से और हताशा का ही रूप था? कहानी सुपरनैचुरल और साइकोलॉजिकल के बीच की लाइन को धुंधला कर देती है। और शायद यही इसकी खूबी है। क्या साया बाहर से आया या अंदर से पैदा हुआ? और जब कहते हैं कि वो हमेशा का हिस्सा बन गया, तो इसका क्या मतलब है?
क्या राहुल ने अपनी पहचान खो दी या उसने अपने डार्क साइड को इस तरह अपना लिया कि अब वो उससे अलग ही नहीं हो सकता? एक तरह का साइकोलॉजिकल मर्जर कह सकते हैं। और अंत में सवाल यही रहता है कि राहुल का भविष्य क्या होगा? क्या उसे सच में एक साथी मिला जैसा वो चिल्ला रहा था, या इस साथी की कीमत उसने अपनी पहचान खोकर चुकाई है? या फिर क्या वो साया हमेशा से उसके अंदर था, बस हालात ने उसे बाहर लाकर इतना बड़ा बना दिया? कहानी कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है। बिल्कुल। और शायद यही कहानी का इरादा है। ये पढ़ने वाले या सुनने वाले पर है कि वो इन सवालों के जवाब कैसे ढूंढते हैं। क्या ये हार की कहानी है या एक भयानक तरह की जीत की? ये डर और दुख के धागों से बुनी कहानी है जिसकी गहराई इन्हीं सवालों में छिपी है।